ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी गुजरात दौरे पर आए थे। इस दौरे से क्या असर पड़ा कांग्रेस पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दरियापुर के रुकन असम्बली गयासुद्दीन शेख। कैसा रहा उनका सफ़र? ये जो पहले नज़र आता था, जिस तरह की भीड़ उनके साथ जाती थी, वो इस बार नहीं नज़र आई, और ख़ास तौर से अतीक अहमद से वो मिलने वाले थे, उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया गया। क्या वजह रही इसकी? पहले मैं अतीक अहमद साहब के सवाल पे आता हूँ। घटना ये है कि अतीक अहमद साहब जो सेंट्रल जेल में यहाँ पर अभी रखे गए हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो हिस्ट्री शीटर है, 100 से ज़्यादा उनके गुनाह है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुलाकात लेने का सबको हक है और अधिकार है। अगर अतीक अहमद गुनहगार है तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। प्रज्ञा ठाकुर उनकी सांसद कौन है, सब जानते हैं। उनके दंगा फसाद भड़काने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बने हुए हैं। सवाल ये है, असदुद्दीन साहब मुलाकात लेने के, वो भी सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मसला जो है वो ये है कि एक आदमी की जिसको 268 और हाई प्रोफाइल गुनहगार होने की वजह से उनको हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, उनसे मुलाकात उनकी बीवी, बच्चे और उनका एडवोकेट ही कर सकता है। उसके अलावा थर्ड पार्टी को करने का कोई हक और अधिकार नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई उत्तर प्रदेश के चुनावों के चलते? ऐसा कौन सा बटन अमित शाह साहब ने दबा दिया कि असदुद्दीन साहब को उनकी मुलाकात लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जब उन्होंने मुलाकात के लिए यहाँ पर अपने गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला साहब के साथ 4 दिन के पहले एक एप्लीकेशन भिजवाई, उसमें कहा जेल आईजी को कि हम असदुद्दीन साहब अतीक अहमद से मिलना चाहते हैं। बाइज्जत उस अर्जी को गुजरात होम डिपार्टमेंट में भिजा दिया गया। उसी दिन गुजरात की काम करने वाली सरकार उसी दिन उसको दिल्ली भी भेज देती है, सेंट्रल होम डिपार्टमेंट में। दूसरे दिन वहाँ से भी उसको मंजूरी मिल जाती है और उस अर्जी को भेज दिया जाता है योगी सरकार के पास उत्तर प्रदेश में। तो समझो कि 2.5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार की भी मंजूरी मिल जाती है। उसके बाद वो फिर जब गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में वो अर्जी आएगी। गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार ने भी बहुत ही जल्दी उनको इस मंजूरी को दे दिया। यानी 3 दिन में गुजरात ने दिल्ली भेज दिया, दिल्ली ने यूपी भेज दिया, यूपी ने गुजरात भेज दिया और गुजरात की पुलिस ने उनको मंजूरी दे दी। MIM के सदर साबिर काबलीवाला ने उनके लेटर हेड पर भी ये लिख करके वायरल किया, मीडिया को भी बताया कि हम सुबह जेल जाने वाले हैं मुलाकात के लिए। मुझे इस गतिविधि पे हफ्ते से मुझे मालूम थी, मेरी वॉच रखी हुई थी मैं ये समझना चाहता था कि ये क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे अतीक अहमद की जो घटना आई और उसको जब मेरी नज़र से मैंने देखा, मैंने खुद ने कल जा कर के देखा है, जब मुझे पता चला जेल सत्ता वालों से कि वहाँ पे उनको मंजूरी दे दी गई है। उसका कंफर्मेशन करने के लिए मैंने स्पेशल ब्रांच में भी तहकीकात की, कुछ पुलिस स्टेशन में भी तहकीकात की, और मैंने मेरी आंखों से देखा कि उसको मंजूरी मिल चुकी है और रूट भी तय हो चुका है। और वो रूट का जो था पूरा ब्यौरा साबिर भाई ने उनके लेटर हेड पे भी दे दिया है। लेकिन क्या आपकी वजह से ये मंजूरी नहीं दी गई? लास्ट मोमेंट पे रोक दिया गया और उन्हें कहा जा रहा था कि नज़र कैद कर दिया लेमन ट्री होटल में और नहीं जाने दिया अतीक अहमद से मिलने के लिए। आपकी वजह लगती है कि आपने जो प्रेस रिलीज बाहर करी थी उसकी वजह से ये रोक दिया गया है? क्या हुकूमत या बीजेपी सरकार उसमें अपना फ़ायदा उठाना चाहती है? हमेशा ये कहा जाता था कि असदुद्दीन के MIM जो है वो B टीम है, तो सवाल ये होता था कि A टीम कौन है। पहली मर्तबा मेरी कोशिश से, काविशों से ये कल साबित एस्टैब्लिश हो गया कि A टीम भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसने 3 दिन में 4 राज्यों में एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनको वो ये दे दी। जब ये चीज़ को मैंने कल प्रेस रिलीज की 3 साढ़े 3 के करीब, ऐसे ही 4:30 बजे जेल आईजी को गांधीनगर होम मिनिस्टर के बंगले पे बुलाया जाता है और रात को 9 बजे ये कहा जाता है कि मंजूरी हमने नामंजूर कर दी है, जो मंजूरी मांगी गई थी वो। यानी वो एक प्रेशर था। अभी तक तो असदुद्दीन अकेले बदनाम हो रहे थे, लेकिन कल पहला मौका ये आया था
कि ए टीम कल के आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो था वो हिंदुस्तान की हिंदू अवाम और खास करके जो मोदी भक्त है उनके सामने खुला है। उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्होंने ये नाटक और ये तरकट रचा कि उन्होंने रात को ये कह दिया कि हमने तो अर्जी जो थी उसको नामंजूर कर दी है। तो यानी उन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए, बचाने के लिए कल क्या, लेकिन कल चेहरा साफ हो गया, ए कौन है और बी कौन है। तो आज उसका जो असर था वो पूरे चुनाव के आज इनके दौरे के दरमियान भी देखा गया। और आज मैं आपको कह दूं कि गुजरात में इनके पास आज जमालपुर के सिवा कोई कैंडिडेट भी नहीं है लड़ाने के लिए। एकमात्र साबिर काबलीवाला इनके पास कैंडिडेट है। और मैं ये मानता हूं कि ये 182 सीटों में कितनी सीटों पे लड़ाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अमित शाह के रिमोट कंट्रोल पे असदुद्दीन चल रहे हैं और सीआर पाटिल के रिमोट कंट्रोल पे साबिर काबलीवाला चल रहे हैं। जो कोरे मैंडेट एमआईएम के होंगे वो सीआर पाटिल के पास होंगे, तो शायद उनकी मेहरबानी से 10-15 कैंडिडेट और खड़े हो जाए। और जो पुलिस है, एटीएस है, क्राइम ब्रांच है, वो मदद करेगी तो शायद 5-10 उम्मीदवार वो भी दे दे। लेकिन अब जो है वो चेहरा खुल करके सामने आ गया। मैं आपको बताऊं, गुजरात में सिर्फ 9.67% मुस्लिम आबादी है। 3 सीटें हैं कि जो हम जीतते हैं। एक वक्त था कि 12 मुस्लिम नुमाइंदे गुजरात में जीत करके आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति, मुस्लिम के विरुद्ध की राजनीति और जिस तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के आंदोलन को पोलराइज किया, गुजरात में भाजपा ने दंगे करवाए, उसका सबसे बड़ा खमियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा वो मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ा। हम 12 पे से 3 पे आ गए और 3 पे भी आकर के आप देखिए कि जमालपुर में हमारे लगभग 55% वोट हैं। लेकिन वहाँ भी जब 2012 के जब चुनाव हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार समीर खान थे, उनके सामने कैंडिडेट साबिर काबलीवाला ने अपक्ष उम्मीदवारी की और वोटों का विभाजन हुआ। और आज़ादी के बाद पहली मर्तबा जमालपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया था। यानी वोटों के विभाजन से जहां 55% वोट है जो हम खुद हमारे बलबूते जीत सकते हैं, उस सीट को भी हम हार गए। रही बात दरियापुर की, दरियापुर में लगभग 40% के आसपास मुस्लिम समाज के वोट हैं और यहाँ पर जब तक कि तुम 20,000 हिंदू समाज के वोट नहीं लाओ, जब तक तुम चुनाव जीत नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20,000 के करीब वोट मिलते हैं। उसका ही ये नतीजा है कि मैं 1 टर्म नहीं 3 टर्म अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर सका। और मुझसे ज़्यादा जो बुरी हालत है वो हालत तो जावेद पीरजादा साहब की है। वहाँ 24% ही मुस्लिम समाज के वोट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर तरीक़त भी हैं, उनकी सेक्युलर छवि भी है, काम भी है। तो आज उनको मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज का 30,000 वोट मिलता है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से असदुद्दीन साहब को कि क्या एमआईएम के नुमाइंदे को 30,000 की जगह 3,000 वोट भी मिलेंगे वाकानेर में? नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर 20,000 वोट लेता हूँ जमालपुर में, दरियापुर में मुझे 20,000 वोट मिलते हैं। क्या इनको नुमाइंदे को 2,000 वोट भी मिलेंगे हिंदू समाज के? नहीं मिलेंगे। नुकसान ये होगा कि जमालपुर में 2 उम्मीदवार होने से विभाजन होगा, दरियापुर में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। तो उसका नुकसान ये होगा कि जो सेक्युलर हिंदू समाज का वोट मुझे जावेद पीरजादा और इमरान खेड़ावाला को मिलता है, वो वोट भी खिसक के भाजपा के पास जाएगा। अवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है कि 2022 के असेंबली इंतखाबात में कई सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो खासतौर से 3 ही सीट हैं मुस्लिमों की। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर? क्योंकि उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि एक भी सीट नहीं बचेगी कांग्रेस की। वो उनके मन की बात साफ आ गई और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही रहा है कि मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनानी है और गंगा जल से शुद्ध करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर पाई आज तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमित शाह जी और सीआर पाटिल के रिमोट कंट्रोल से वो ये कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ईमान वाला पैदा होता है उसका नसीब उसके पहले ही लिख दिया जाता है। हार जीत सब तय होती है पहले से। और हमको पूरा यकीन, पूरा भरोसा है अल्लाह की ज़ात पे, हमारी आवाम पे, हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों मतदारों पे कि इंशाल्लाह 3 सीटें तो हैं। ओवैसी और एमआईएम को लोग समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी कल ये जो है खुल करके सामने आ गया है। तो यहाँ पर 3 की जगह इंशाल्लाह हम डबल होकर के आएंगे। इंशाल्लाह हम जो है वागरा की सीट जो हमारी हम जीतते थे अक्सर, वो भी हम वापस से इंशाल्लाह जीतेंगे। सूरत पूर्व के लिए भी कोशिश करेंगे, वो भी हम जीते। और उसके अलावा कच्छ में से भी एक आध सीट हमारी वहाँ से भी निकले। हमारी कोशिश रहेगी, मेहनत हम करेंगे, फैसला अल्लाह करेगा। जी, एक सवाल ये और पैदा हो रहा है कि असदुद्दीन अपने दौरे के दौरान हज़रत शाह आलम सरकार की दरगाह पर भी गए थे, लेकिन जिस तरह का माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और मीडिया से भी बातचीत नहीं की, तो इससे क्या असर दिखाई देता है? आज बहुत ही डिप्रेस थे
क्योंकि कल रात को जब इनके इम्तियाज़ जलील साहब इनके सांसद यहाँ पर आए, वो भी बहुत डिप्रेस थे कि जब सरकार ने इनकी जो रोड शो की मंजूरी भी रद्द कर दी, जेल के जो मुलाकात थी वो भी रद्द कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनका तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया। उनको तो शर्मिंदगी के मारे और हिंदू समाज में जो उनका चेहरा खुल करके आया और उसमें थोड़ा सा जो फेस स्विंग हो जाए, इसलिए उन्होंने मंजूरी जो थी उसको रद्द करके अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश की। लेकिन आवाम को सब पता चल चुका है और नेशनल लेवल पर पता चल चुका है, क्योंकि आज सुरजेवाला ने भी दिल्ली में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो यानी उनका चेहरा तो यानी खुल के आ गया। लेकिन मैं सलाम करूंगा गुजरात की जनता को और मुसलमानों को कि बहुत जल्दी 6 महीने में समझ गए और आज उनका जो चेहरा था उनके समझ में आ गया। और आज जो है पूरा उनको मैं बोलूँ कि उनको नाकामयाबी मिली और इस वजह से बहुत डिप्रेस थे। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि वो मूड में नहीं थे, चिड़चिड़ापन था। क्योंकि मुझे पता है कि हम जब पॉलिटिकल लोग, हमको जब रिस्पांस नहीं मिलता है, वो मैं भी आ गया उसमें, हमको जब जहाँ कहीं लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं मिल रहा है पब्लिक हमको, उस वक्त में हमारा भी चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम भी किसी को झटक देते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता उनके कांटेक्ट में हैं और ख़ासतौर से शहजाद खान भी मुलाकात करने गए थे और जो हमारी कॉरपोरेशन है उसमें विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया गया है। तो क्या लगता है ये पूरी पॉलिटिक्स क्यों खेली जा रही है, विपक्ष के नेता के लिए या शहजाद खान मीम ज्वाइन करने वाले हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि शहजाद खान बहुत संजीदा पॉलिटिशियन हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका भविष्य भी कांग्रेस में बहुत उज्जवल है, तो वो आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाएंगे। और ये जो बात हो रही है कि 8, 10, 14 कॉरपोरेटर जाने वाले हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस के जो नुमाइंदे चुनकर के आए उनको पता है कि मीम का चैप्टर गुजरात में पूरा हो गया है और कोई भी डूबते जहाज में सवारी नहीं करने वाला है। और अब तो इनके पास, आपको मैं बताऊं कि जमालपुर के सिवा इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। एक साबिर भाई इनके पास कैंडिडेट है, बाकी दरियापुर में कैंडिडेट नहीं है, वांकानेर में नहीं है। ये अलग बात है कि सी आर पाटिल साहब की मेहरबानी रही और कोरे मैंडेट उनको दिए गए तो 10-15 कैंडिडेट वो खड़े कर देंगे। थोड़ा बहुत पुलिस कर देगी, थोड़ा बहुत जो भी दूसरी इनके जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल है वो कर देंगे। बाकी उनके पास यहाँ पर लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और आवाम को मैं सलाम करता हूँ कि आवाम 6 महीने में असदुद्दीन साहब को और MIM को समझ गई और आज उन्होंने जो परचम गुजरात की आवाम ने, अहमदाबाद की आवाम ने दिखाया है, मैं मानता हूँ कि असदुद्दीन साहब भी सोचने पे मजबूर होंगे कि उनकी गलतियाँ कहाँ हुई है। तो शहजाद खान जाएंगे मीम में या आप लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की? शहजाद खान ने खुद ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जब मैं CA NRC के केस में जेल में बंद किया गया था उस वक्त में ओवैसी साहब ने मेरे परिवार के खबर अंदर पूछे थे। इसलिए आज उस वजह से जब उन्होंने मेरी खबर अंदर पूछी थी तो मैं थैंक्स कहने के लिए उनको कहा था। मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लीडरशिप का जो मामला है वो हमारा राष्ट्रीय कक्षा से ऑब्जर्वर नहीं बना है और राज्य कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस दोनों का तालमेल सही नहीं है। जैसे ही अगले हफ्ते में जब गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ETV भारत से बातचीत करते हुए। ये थे रुकन असम्बली गयासुद्दीन शेख जो बता रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी के दौरे के बाद का गुजरात का माहौल कैसा नज़र आ रहा है और कैसी पॉलिटिक्स बनती जा रही है। ETV भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।